audio jungle. नमस्कार, आदाब। आज विरासत टीवी पर हमारे साथ में आज एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़माने से सेवा करते चले आए हैं। जी हाँ, शिव नारायण शर्मा जी, जो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जिला महामंत्री के रूप में कार्यरत हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की सेवा आपने कब से करना शुरू की, कितना समय हो गया लगभग? मैं सन 1985 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यहाँ जिला प्रचारक थे डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, उनके संपर्क में आया। मैं संघ का स्वयंसेवक बना। मेरे पिताजी बाबूजी कल्याण सिंह जी के मित्र थे, उनके साथ चुनाव में रहते थे। जनसंघ का चुनाव पिताजी ने उन्हें लड़ाया, लेकिन बीच में बाबूजी में और उन्होंने थोड़ा मतभेद होने के बाद पिताजी कांग्रेस में चले गए। और कांग्रेसी होने के नाते मैं कांग्रेसी पिता का पुत्र कहलाया गया। तभी डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से मेरी भेंट हुई थी और उन्होंने मुझे संघ से जोड़ा। पहली बार जब उन्होंने कहा तुम संघ में जुड़ जाओ, तो मैंने उनसे कहा, मुझे आज भी याद है, कि मैं आपकी पार्टी में क्यों आ जाऊं, मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूं। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो संगठन है एक सामाजिक संगठन है, वो कोई पार्टी का नहीं, हम सभी कांग्रेसी हैं। इस तरह से उनसे मेरा संपर्क हुआ। संपर्क होने के बाद मैं स्वयंसेवक बना, गाँव की शाखा का मुख्य शिक्षक बना। उसके बाद धीरे धीरे मंडल कारवां, खंड कारवां तक मेरे संघ में दायित्व रहा। जैसे ही बाबूजी कल्याण सिंह जी को पता चला कि मेरे पिताजी का नाम सुहेलाल शर्मा था, कि उनका पत्र संघ का स्वयंसेवक हो गया है, तो उन्होंने तत्कालीन जिला प्रचारक डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और उनकी आपस में सहमति बनने के बाद मुझे भाजपा युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया। एक ब्लॉक को हमारे यहाँ मंडल कहा जाता है, जवा मंडल का मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना। और 89 से मैंने अनवरत भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया। पहले ही चुनाव में मेरे खिलाफ बूथ कैप्चरिंग का एक आरोप भी लगा, जो झूठा था। क्योंकि मेरे गांव में मेरे आने के बाद पूरा टोटल वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, माननीय कल्याण सिंह जी को मिला। तो विरोधियों ने एक झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया कि मैंने गांव में बूथ कैप्चरिंग की है। मेरे खिलाफ मुकदमा भी कायम कराया। खैर बाद में वो खत्म हुआ। तभी से माननीय कल्याण सिंह जी के सानिध्य में राजनीति शुरू की। और एक बार में कहूँ तो मेरे राजनीतिक गुरु माननीय कल्याण सिंह जी हैं। उन्हीं के दिशा निर्देशन में, उनकी उंगली पकड़कर मैं राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से जिला का मंत्री बना युवा मोर्चा में। उसके बाद पुनः भाजपा का मंडल अध्यक्ष बना, जिला उपाध्यक्ष भाजपा बना। और विभिन्न चुनाव में जो जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिए उनका निर्वहन करता रहा। आज पुनः उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह जी, महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी, हमारे जिला अध्यक्ष ऋषिपाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय भवानी सिंह जी ने मुझ पर विश्वास किया है और विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल में एक जिला का महामंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। उसका मैं निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। पूर्ण रूप से जितना कर सकता हूँ पार्टी के लिए दिन रात सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। इतना लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हर आदमी का, हर इंसान का अपना एक मानना, सोचना होता है कि तरक्की चाहते हैं। तो आपने जिस प्रकार से एक कार्यकर्ता के रूप से, उसके बाद में आपने जो पोस्ट ली और आज आप एक दूसरी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो अब आगे आने वाले स्टेप में जो विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में आप भी अपने क्षेत्र के जो कोल है आपका अलीगढ़ क्षेत्र, इसके विधायक के रूप में हम आपको देख पाएंगे या आपको इस चीज़ का टिकट मिल पाएगा? क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं, अभी आपने सही प्रश्न किया। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी पत्नी सहित हम 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य भी एक मिनी विधायक होता है।
2 बार मैं जिला पंचायत सदस्य रहा, 1 बार मेरी पत्नी रही। कोऑपरेटिव में भी प्राथमिक सोसाइटी से लेकर प्रदेश तक मैं विभिन्न पदों पर सहकारी आंदोलन से जुड़ा रहा। विभिन्न राजनीतिक दायित्व, जैसे कहना चाहिए कि जनप्रतिनिधि का दायित्व मुझे पार्टी की वजह से मिला है। रही बात 2022 की, 2022 भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी और निश्चित ही आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, जिस प्रकार योगी जी प्रदेश के चौहोर विकास की ओर अग्रसर हैं, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रही बात मेरे चुनाव लड़ने की, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। भाजपा ने जब जब मुझे जो जो दायित्व दिया है उसको पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करने का कार्य मैंने किया है। अगर हाईकमान मुझ पर विश्वास करेगा, अगर मुझे कोई आदेश निर्देश विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए देगा, तो मैं निश्चित ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। जो भी आदेश होगा पार्टी का, उसका निर्वहन करूंगा। पार्टी के खिलाफ कोई कार्य नहीं करूंगा, जो पार्टी कहेगी वही कार्य करूंगा। यही हमें संस्कार संघ और भाजपा ने दिए हैं, उन्हीं का हम निर्वहन कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये तो ऑब्वियस है कि जब तक हाईकमान अपने वर्कर्स में से सिलेक्ट नहीं करे और उसको लगता है शॉर्ट लिस्टेड लोगों में ये नाम है, तो मे बी कि वो आपका नाम उसमें हो सकता है। यदि वहाँ से नाम मिलता है तो आप भी इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाईकमान ने कहा कि ठीक है भाई, हम ये आप टिकट आपको देना चाहते हैं, आप इस क्षेत्र से इलेक्शन लड़िए। तो कभी कभी कैंडिडेट खुद कहते हैं कि नहीं सब, मैं अभी इसके लिए सक्षम नहीं हूँ। तो आप अपनी तरफ से तैयार हैं? नहीं, भाजपा देगी, जरूर लड़ूंगा। गुड। जनता रोज सेवा करना है पार्टी की। पार्टी अगर मुझ पर विश्वास करेगी तो उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा मैं, और निश्चित ही जैसा भी पार्टी आदेश करेगी मैं चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। आज भी जैसा ऊपर से आदेश हुआ, कोरोना काल में भी, मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहूँगा। हमारे आरएसएस के सह सरकारवा, जो कभी जिला प्रचारक थे यहाँ, जिन्होंने मुझे इस विचारधारा में जोड़ा, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने 25 मार्च को एक वीडियो क्लिप उनकी मैंने देखी, जिस समय लॉकडाउन हुआ। उन्होंने कहा कि हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने ही स्वयंसेवक हैं, हम सबको ये देखना है कि हमारे आसपास कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जितने प्रवासी लोग हैं, कोई मजदूर हैं, कोई बाहर के लोग हमारे यहाँ किराए पे रह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो भूखे रह जाएं। बच्चे जो पढ़ने आए हैं, कहीं ऐसा ना हो जो होटलों पर खाने खाते थे, आज उनके लिए खाने की परेशानी हो। ये एक वीडियो क्लिप उन्होंने जारी की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने छज्जे पर खड़ा था, मेरे मोहल्ले का एक भाजपा का कार्यकर्ता अजीत और एक दूसरे अजीत सिंह और हैं, दोनों आपस में वार्ता कर रहे थे। पड़ोस में एक सप्ताह समाज का व्यक्ति बहुत निर्धन था, उसके यहाँ खाना नहीं बना था, तो वो आटे की व्यवस्था कर रहे थे। रात को मैंने डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का सुना था, नीचे मैं अपनी आंखों से देख रहा था, जो उन्होंने कहा था वही स्थिति थी। जब उन्होंने कहा था तो मैंने सोचा था शहर में तो ऐसी व्यवस्था कोई होगी नहीं, क्योंकि गरीब होगा, सबके यहाँ खाने की व्यवस्था रहती है। लेकिन जैसे ही पता चला मुझे कि एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि भाई फला के आटा नहीं है और उस आटे की व्यवस्था करनी है, तो मैंने उन दोनों को अपने घर पर बुलाया। नाम बता रहा हूं मैं, अजीत सिंह हमारे भाजपा मंडल क्वासी का मंत्री है, एक दूसरे अजीत सिंह जी हैं जो एक बीज कंपनी में इस प्रदेश का में काम करते हैं। दोनों की वार्ता हो रही थी, दोनों को बुलाया, और बुलाने के बाद जब हमने विचार विनिमय किया तो मैंने अपने मन में मेरा आया कि अकेले व्यक्ति को आटा देने से केवल काम नहीं चलेगा, काफ़ी लोग भी हो सकते हैं। तो हमने इस मोहल्ले की एक कोरोना आपदा राहत कमेटी रामबाग कॉलोनी बनाई, जो आज तक अनवरत कार्य कर रही है। 26 मार्च से कंटिन्यू हमने अपने यहाँ आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भूखा नहीं रहने दिया जिसके यहाँ आटा नहीं है, चावल नहीं है। जैसा कि मोदी किट के नाम से ऊपर से आदेश था, एक मोदी किट हम लोगों ने आपस में कलेक्शन करके तैयार की, जिसमें आलू था, आटा था, चावल था, नमक मिर्च मसाले, तेल था, चीनी थी। ये सारी एक किट बना करके हम सब लोगों को वितरित की। सबसे पहले हमने इसकी ओपनिंग अलीगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय सतीश गौतम जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के और बरौली के विधायक आदरणीय दलवीर सिंह जी से उसकी ओपनिंग कराई। उसके बाद आरएसएस के विभाग प्रसाद जी को बुलाया। काफ़ी लोग यहाँ बड़े नेता भी आए, लेकिन जैसा आपका ऊपर का निर्देश था हम वो काम किया। तो जनता का काम तो दिन रात करते रहते हैं, आगे भी करेंगे जैसा पार्टी आदेश देगी। अच्छा, अभी जैसे लॉकडाउन के दौरान पूरे भारत के अंदर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की खबरें आ रही थी, विशेषकर साउथ से, हैदराबाद से, गुजरात से, महाराष्ट्र से लोग पलायन कर रहे थे। तो उस पलायन करने में जिस प्रकार से उन लोगों ने पैदल चलते हुए अपने मार्ग पर
अपने घर की ओर प्रस्थान किया, जिसके बीच में काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई। तो इस बीच में सरकार की तरफ से ऐसा निर्देश क्यों नहीं आया कि उन्हें तुरंत कोई ना कोई वाहन प्रोवाइड कराया जाए? नहीं, इस मामले में मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी जल्दी कार्य किया, काफ़ी लोगों को ट्रेन के द्वारा बुलाया, बसों के द्वारा बुलाया, आपने देखा होगा ट्रेन बुक कराई। और उत्तर प्रदेश सरकार पहला ऐसा प्रदेश था जिसने निःशुल्क लोगों को बुलवाया, किसी व्यक्ति से किराया नहीं लिया गया। बाकी प्रदेशों ने किराया नहीं दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश था, इसके मुझे आभार व्यक्त करना पड़ेगा अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने सभी प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में बुलाने का काम किया। ये सच है कि शुरू में कुछ लोग पैदल चले, हम लोगों ने भी कैंप लगाकर लोगों को खाना वितरण करने का हम लोगों को आदेश था पार्टी की तरफ से। सरकार तो कर ही रही थी, सरकार के साथ साथ संगठन भी हमारा दिन रात इस काम में लगा रहा, अपनी जान की किसी ने चिंता नहीं की। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर कैंप लगा करके लोगों को खाने के पैकेट, पानी के पाउच वितरित करते रहे। ऐसा नहीं है, प्रदेश ने इस वैश्विक आपदा से निपटने में पूरी सूझबूझ से काम किया है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें एक सवाल मुझे आपसे और ये पूछना है कि कांग्रेस की तरफ से जो 80 बसेस या 800 बसेस, जो कांग्रेस की तरफ से 800 बसेस में लोगों को दूसरे प्रदेशों से लाकर उत्तर प्रदेश में भेजने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया, वो 800 बसेस को बॉर्डर पर रोक दिया गया था, उसका क्या माजरा था? आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो पूरी जानकारी है, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न उठाया तो मैं कहूँगा, पहली बार एक ऐसा राजनीतिक दल जिसने लंबे समय तक देश पर राजनीति की हो, जिसने लंबे समय तक देश पर शासन किया हो, उसकी एक बहुत बड़ी नेता प्रियंका गांधी, जिनको एक फेस कहा जाता है कांग्रेस का, उन्होंने ऐसी बचकानी हरकत की कि जो 1000 बसों की जो लिस्ट दी थी, उसमें टेम्पो के नंबर थे, उसमें स्कूटर के नंबर थे, उसमें मोटरसाइकिल के नंबर थे, उसमें ट्रैक्टर के नंबर थे, मतलब बिना जांच पड़ताल के ऐसे नंबर दे दी। ऐसी वाहवाही लेने से क्या फायदा? इस समय देश एक भीषण आपदा से जूझ रहा है, एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ऐसे समय में कांग्रेस की बहुत बड़ी नेत्री राजनीति का काम कर रही हैं। ऐसा नहीं कि उनको बसों को रोक दिया गया, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं चाह रहे थे कि उनको श्रीमला, कोई भी काम कर सकता है। योगी मोदी जी ने पूरे देश से कहा सभी को करना चाहिए। पीएम केयर्स खोला, उसमें ये नहीं कहा कि भाजपा के लोग ही जमा करें, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हम सहयोग कर रहे हैं केवल भारतीय जनता पार्टी करें, सभी लोगों ने किया है, सभी दलों के लोगों ने किया है, सामाजिक संगठनों ने किया है। कांग्रेस भी सहयोग करें तो कोई मना नहीं कर रहा कि वो सहयोग न करें, लेकिन 1000 की लिस्ट दे रहे हैं, उसमें टेम्पो मोटरसाइकिल इनके नंबर हैं, नंबर तो वेरिफिकेशन होगा ही, किसी को नहीं रोका, केवल राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने ऐसा स्टंट किया था। बहुत ही शर्मनाक था। ऐसे समय में लोग जो जिंदगी मौत से जूझ रहे हों, ऐसे समय उनको नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ऐसे समय में किसी भी प्रकार की राजनीति करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये बात इंसानियत की थी, क्योंकि सभी लोग भारत के हैं, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए। जी जी। उसके बावजूद भी यदि अगर वो नंबर गलत थे, तो जो लोग वहाँ बॉर्डर्स पर आए हुए थे वो तो हमारे उत्तर प्रदेश के थे जी। तो अगर वो नंबर गलत थे, बॉर्डर्स के पर जो लोग परेशान घूम रहे थे, तो सरकार कम से कम लोगों को अपने वाहनों से बुला लेती, बुलवाई, छोड़ देती। जितने लोग थे सबके लिए स्वयं वाहन भेजे। आपने देखा होगा, एक बार हुआ, मतलब कितनी छोटी बात की कि जो बच्चे जयपुर में पढ़ रहे थे, हो सकता है वो बड़े लोगों के बच्चे हों, छोटे के भी हो सकते हैं, क्या बड़े लोगों की जिंदगी नहीं होती? केवल इसलिए कह दिया कि बड़े अच्छे संपन्न लोगों के बच्चे थे, अच्छी कॉलेज में पढ़ रहे थे, इनको क्यों बुलाया गया? ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बसें भेजी पहली बार, पहले जान बड़े आदमी की उतनी है, छोटे आदमी की उतनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सबके साथ न्याय किया है। ये नहीं केवल अपना स्थिर करने के लिए कि गरीब को बुला लिया, बड़े को छोड़ दिया। सबसे पहले उन बच्चों को निकालने का काम जो राजस्थान सरकार ने कहा था कि आप निकाल लीजिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने बसें भेज करके उन सबको क्वारंटाइन किया गया, हर जगह सारी सुविधाएं दी गई। एक एक बस में 20-20 बच्चे बुलाए गए, क्योंकि मतलब 2 गज की जो दूरी होनी चाहिए वो समुचित रही है। पूरा संसाधन उपलब्ध कराने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, भारत सरकार ने किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को कि उन्होंने इस वैश्विक महामारी से बड़ी सूझबूझ से लड़ा। अभी आपने पढ़ा भी होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई। आप कह सकते हैं कि वो एक ही दल के इसलिए थपथपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व ने जितना हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या उतनी तो कई देशों की भी संख्या नहीं है, उसके बाद में भी हमारे प्रदेश की वो देख लीजिए, जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं संख्या उनकी, और देशों की देख लीजिए। अगर संख्या कम है
उसका श्रेय भी हमें उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे एक अच्छी पहल ये की थी कि जो लोगों को पैसा बांटा, सबसे पहला काम जो 1000 ईच वन, तो उसमें सबसे पहली खबर जो आई पूरे भारत में से उत्तर प्रदेश से आई। उसके बाद दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पैकेजेस डिक्लेयर किए। जिस प्रकार सेंटर में भाजपा की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी और कई स्टेट्स में भी है, तो ये जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी सरकार की भी और हमारी भी। यदि हमारी पार्टी सरकार किसी भी दूसरी पार्टी की भी हो, तब भी हम सब भारतवासियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान करें। जी जी। तो जिस तरह से इस विपदा से पूरा भारत जूझ रहा है, तो क्या गवर्नमेंट को मेडिकल फील्ड के लोगों पर, जिसके लिए एप्रिसिएशन भी किया गया, हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए और हमने कोरोना उनको वॉरियर का नाम भी दिया, अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हमको एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिला कि गरीब आदमी जा रहा है, उसके पास में उसका कोरोना टेस्ट कराओ, पैसे नहीं है, उसके बाद में उसको इतनी बड़ी फीस, इतने ज़्यादा चार्जेस उससे लिए जा रहे हैं, आईसीयू में भेजा जा रहा है, आईसीयू बेड चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस पर कमांड करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसीज बनानी चाहिए थी, जो नहीं बनी थी। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, कोरोना टेस्ट की कोई भी फीस नहीं ली जाती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं, पूरी विश्वसनीयता के आधार पर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में, मैं सरकारी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, सरकारी मैं सरकारी बात कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट में, क्योंकि देखिए क्या है कि सरकार की जिम्मेदारी है, अगर हमारी आंखों के सामने अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे कंट्रोल करें। अगर सरकार की बात फ्री में की, नो डाउट, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अननेसेसरीली टेस्ट कराए जा रहे हैं और ज़्यादा टेस्ट कराए जा रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन, तो उसे कंट्रोल करने के लिए बॉडी तो सरकार कंट्रोल कर सकती है ना। उसके विषय में मुझे आपसे जानना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी भी बात हुई है, क्योंकि जिले की जो डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है वो हम लोगों से मिली थी। मैं भी था, जिलाध्यक्ष थे हमारे, और दैनिक जागरण के संपादक थे, सभी डॉक्टर्स भी मिले थे। डॉक्टर्स ओपीडी नहीं खोल रहे थे, क्योंकि इतनी भारी वो थे पाबंदी उन पर कि टेस्ट होगा या जो भी सरकार की थी, कोई अनियमितता न हो, तो इतने भयभीत थे सरकार की ओर से, वो ओपीडी भी नहीं खोल रहे थे। जनता थोड़ी परेशान भी थी, भाई सरकारी हॉस्पिटल में कितना इलाज किया जा सकता है। जनता की संख्या को देखते हुए प्राइवेट ओपीडी भी खोलनी चाहिए थी। हम लोगों ने बैठकर उनको भी सहूलियत दी, लेकिन ये पहला शर्त थी, किसी के साथ उत्पीड़न नहीं होगा। इस समय जिस प्रकार पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आपको भगवान का दर्जा दिया गया है, जैसा आपने ही कहा कि उन पर फूल की वर्षा हुई, फूल मालाएं डालेंगे। हम लोगों ने भी, संगठन के लोगों के लिए आदेश था, हम इन लोगों को, चाहे स्वीपर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, जितने भी कोरोना वायरस थे, उन सबको सम्मानित करने का काम पूरे देश की जनता ने किया। इसमें एक संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने सभी का वही सम्मान किया, चाहे स्वीपर हो या डॉक्टर्स हो, सबको फूल मालाएं पहनाई, फूल वर्षा की, सबको सम्मानित किया। आपकी बात सही है, अगर कहीं कोई अनियमितता है तो इसका जरूर हम संज्ञान लेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार को लिखेंगे और अनुरोध करेंगे कहीं ऐसी अनियमितता न हो, गरीब का शोषण हो। किसी कीमत पर गरीब का शोषण हम नहीं होने देंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। मोदी जी ने एक अपील की थी, उसके बाद में हमने देखा कई स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट से भी इस चीज़ की अपील की थी। शुरू में मार्च में ये लॉकडाउन शुरू हुआ, मार्च के बाद अप्रैल जब शुरू हुआ, तो जब लगा कि एक्सटेंशन होने वाला है और थोड़ा आगे जा सकता है, तो लोगों के साथ प्रॉब्लम थी कि काम बंद हो गए, और सबसे बड़े इश्यूज थे जो डेली वेजेस थे, जो रोज़मर्रा की मजदूरी करके खाना कमाने वाले लोग थे। सारा फोकस सभी लोगों का उन्हीं पर था, सरकार का भी था। तो मोदी जी ने ये अपील की थी कि ऐसे लोगों से 3 महीने तक किराया न लिया जाए। उनके किराएदारों के लिए रिक्वेस्ट किया गया और उनके लिए जितनी सपोर्ट हो सकती है, अपने पड़ोसियों की जिम्मेदारी को बताया गया कि आपके पड़ोस में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, तो आसपास पड़ोस वालों से कहा गया कि आप उनका ध्यान रखें। ये एक भारत के नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी थी और हमने किया। हमारे सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, काम किया। उसके साथ लोगों ने अपील की कि इस 3 महीने के दौरान स्कूल की फ़ीस माफ़ कराई जाए, इस 3 महीने के दौरान बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ, गैस के बिल माफ़ किए जाएँ। मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी रोज़ कमा के इन खर्चों को उठाता है, जब काम नहीं है तो कैसे बेयर करेगा, उन तमाम चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट की गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। तो फिर मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि आप सरकार में हैं, इस वक्त सरकार सेंटर में भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। मैं सारे जग की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी सरकार का एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो क्या सरकार इन सारी बॉडीज़ पर क्या उसका कंट्रोल नहीं है? कि देखिए, गवर्नमेंट के स्कूल में तो वो माफ़ कर ही सकते हैं,
लेकिन प्राइवेट के लिए भी तो कुछ बॉडी ऐसी बनाए कि सरकार अपना जीएसटी माफ़ कर दे, तो भाई जो स्कूल वाले हैं वो उसमें अपना कुछ डिस्काउंट दे। बिजली का सरकार के मामले में हाथ पाए, तो बिजली का बिल सरकार चाहे तो माफ़ कर सकती है, लेकिन अभी तक कहीं पर ऐसा कोई सुनने में नहीं आ रहा। इन सब बातों के लिए आप क्या कहेंगे? देखो, आपने बहुत बड़ी बात कही और बहुत अच्छी बात कही। ये काफ़ी आवाज़ भी उठी कि प्राइवेट स्कूलों में जब बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे तो उनको फीस नहीं लेनी चाहिए। और आपको प्रसन्नता होगी, काफ़ी स्कूलों ने स्वतः ही बिना किसी सरकार के दबाव के उन्होंने स्वतः ही लिख के दे दिया कि हम 3 महीने की फीस नहीं लेंगे। आपने देखा होगा कुछ स्कूलों ने किया और कुछ बड़े स्कूल हैं उन्होंने नहीं किया है। तो प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों या हम सब लोग हों, एक अनुरोध और उनसे एक अपील ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई सरकार दंडात्मक कार्रवाई करती है तो फिर कहेंगे साहब उनको सरकार परेशान कर रही है। लेकिन सरकार की तरफ से जो कुछ किया जा सकता है, जैसे अभी आपने बहुत बढ़िया बात कही कि उत्तर प्रदेश सरकार पहली सरकार थी जिसने गरीबों के लिए 1000 रुपये प्रति व्यक्ति उसके खाते में भेजने का काम किया। जो श्रमिक है जिनका पंजीकरण था उनके खाते में गया। शहरी क्षेत्र में रिक्शा वाले जो लोग रह रहे हैं, रिक्शा ठेली वाले, उनका पंजीकरण कराने के बाद उनको भेजा। राशन का वितरण भी आपने देखा होगा, निःशुल्क कराया। और जो वृद्धा विधवा या विकलांग पेंशन है उनके लिए भी 3 महीने की एक्स्ट्रा पेंशन हर महीने बढ़ाकर उन्होंने देने का काम किया। सरकार जितना कर सकती है गरीबों के लिए उतना करने का काम कर रही है। अभी परसों ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ही घर पर रोजगार देने के लिए एक बृहद राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की ओपनिंग और बिहार प्रदेश सरकार में माननीय प्रधानमंत्री स्वयं की है। सभी को रोजगार वहीं दिया जाएगा भाई, चाहे वो JRY हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या मतलब कोई भी योजना हो, हर ग्राम पंचायत में हर मजदूर को रोजगार मिलेगा। इसकी गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार ने ली है और ये काम शुरू हुए। बहुत अच्छी बात है ये सब चीज़ें। मैं फिर वापस अपने सवाल पर आ रहा हूँ, मुझे जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा आपका। जी कि जो स्कूल्स की फीस है उस पर अभी आपने कहा कि उनको डंडे के जोर पर नहीं कहा जाएगा, एग्रीड, क्योंकि वो भी हमारे नागरिक हैं। जी। लेकिन कोई पॉलिसीज तो ऐसी बनाई जा सकती हैं कि जिसकी वजह से मैं आपको गारंटी से रेशियो देता हूं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फीस ना दे पाने के कारण इस साल घर में बैठ जाएंगे, उसके बाद में उनको अगले साल नए स्कूल में नई जगह से नए सिरे से दाखिला लेना पड़ेगा। अब ये तकलीफ है, सरकार एक एक आदमी से जाकर घर में तो नहीं पूछ रही है, लेकिन ये समस्या हमारे सामने आ रही है। एज ए पत्रकार हम जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो समस्या हमारे सामने आती है। ना ही हम किसी स्कूल के मालिक से कह सकते हैं कि आप फीस माफ़ कर दीजिए। ये तो कंसीडर करने वाली बात है कि अगर आपके अंदर एक इंसानियत का जज्बा है, हमारे भारत के लोग हैं, उसको कितना कर सकते हैं। तो अगर स्कूल की फीस ली जाती है तो स्कूल की फीस को ओनर अपनी जेब से तो देगा नहीं। जी। तो वो भी अपनी फीस लेता है, तभी देता है, फिर उस पर टैक्स भी जाता है। तो कम से कम सरकार अपने टैक्स को माफ़ करने के लिए अपील कर सकती है कि ठीक है, अभी 3 महीने का जो आपका GST या जो भी टैक्सेस होते हैं हम आपके लिए पूरे माफ़ करते हैं तमाम स्कूलों के लिए, और उतना डिफरेंस, उतना डिस्काउंट आप दीजिए, और जो आपका प्रॉफिट बनता है 3 महीने का एटलीस्ट उतना प्रॉफिट डिस्काउंट दे दीजिए फॉर द 3 मंथ्स ओनली। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आम नागरिक को एक सपोर्ट हो सकती है। ये पूरे भारत के लिए हो सकता है यदि भारत सरकार चाहे तो। आपका सुझाव बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी भावनाओं को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को पहुंचाने का काम करूंगा। निश्चित ही मैं पत्र लिखूंगा और संबंधित जगह पैरवी करने का भी काम करूंगा कि वो बात सही है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अगर वो फीस न देने के कारण बैठ गए तो ये उनके साथ भी बहुत बड़ा अन्याय होगा। और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जो माननीय योगी जी नहीं चाहते कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रहे। बिल्कुल आपकी बात को ऊपर तक पहुँचाने का मैं काम करूँगा। बहुत अच्छा सुझाव है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो ये थे सर, जिसमें हमारे साथ तो बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। आप देख रहे हैं विरासत TV, देखते रहिए, आपकी पसंद। थैंक यू सो मच।